हाँ जी बच्चे, तो बेटा आपका लेसन स्टार्ट करवाया था पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बेटा मैंने जो बताया था कि सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो क्लासिफिकेशन का है। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अटेम्प्ट करे बेटा क्लासिफिकेशन के, मतलब एलिमेंट्स को जो उस वक्त ज्ञात एलिमेंट्स थे उनको वर्गीकृत किया गया। तो अलग अलग प्रयास किए गए। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट किया था वो डॉबरनियर ने किया था, जो मैं कल बता चुका हूँ बेटा आपको। अब जो हम सेकंड अटेम्प्ट पढ़ने वाले हैं वो किया था बच्चे न्यूलैंड ने। तो न्यूलैंड ने भी क्लासिफिकेशन करने का एक तरीका बताया दुनिया को। तो बेटा जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो भी एक क्लासिफिकेशन का तरीका है, ठीक है। और वो दिया गया डॉबरनियर के बाद, ठीक है। जब डॉबरनियर ने दिया तो बच्चे लगभग मैंने बताया था आपको 30-35 एलिमेंट ज्ञात थे। और जब न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव का लॉ दिया ना बच्चे, तो उस वक्त मेरे हिसाब से लगभग 56 एलिमेंट ज्ञात थे, ठीक है। वो आप पढ़ लोगे, अभी आ जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं बेटा कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था। द अटेम्प्ट ऑफ डॉबरनियर एनकरेज मैनी अदर केमिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मासेस। कहते हैं डॉबरनियर के प्रयास के बाद या डॉबरनियर के अटेम्प्ट के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन में लग गए और सभी ये सोचने लग गए कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट्स को वर्गीकृत करते वक्त उन्होंने सोचा कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पर डिपेंड करेगी, उनके एटॉमिक मास पे। क्योंकि ऐसा ही कुछ कोरिलेशन किसने बताया था, डॉबरनियर ने। तो उसके बाद बच्चे जॉन न्यूलैंड आया, एक इंग्लिश साइंटिस्ट, लगभग 1866 में। उसने भी उस वक्त ज्ञात सभी एलिमेंटों को अरेंज करा उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में, मतलब लेफ्ट टू राइट वो बढ़ते हुए। जैसे ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कम है, लिथियम का ज्यादा है, बेरिलियम का और ज्यादा है। तो इस तरह उसने लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे किसको रखना स्टार्ट कर दिया, एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखना स्टार्ट कर दिया। पढ़ते बेटा आगे। इन हिज अटेम्प्ट ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग लोएस्ट एटॉमिक मास। अब जब उसने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखना स्टार्ट करा तो उसने उस एलिमेंट से स्टार्ट करा जिसका एटॉमिक मास सबसे कम था, और वो आपको पता है कौन था, हाइड्रोजन। और उसके बाद बेटा मैं बोला ना उस वक्त 56 एलिमेंट ज्ञात थे। तो उसने क्या करा, 56 के 56 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। लास्ट एलिमेंट कौन सा था, 56वां एलिमेंट, थोरियम। 56 आ गया बच्चे, जो 56वां एलिमेंट था। अब आपको सभी को सर उसने एक लाइन में रख दिया, नहीं। जब वो बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में इन 56 एलिमेंटों को रख रहा था ना, तो उसने पाया कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से अपनी प्रॉपर्टियों में मैच कर रहा है। मतलब जो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो पहले से मैच कर रही है, यानी कि जो दूसरे की प्रॉपर्टी है वो 9वें से मैच कर रही है। तो आपने देखा, अब जो ये फ्लोरीन था ये ऑक्सीजन के बाद रखा जाना चाहिए था इधर, लेकिन इस फ्लोरीन को इधर ना रखकर उसने हाइड्रोजन के नीचे रखा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के बहुत सारे गुण किससे मैच कर रहे थे, हाइड्रोजन से। वैसे सोडियम के किससे मैच कर रहे थे, लिथियम से। मैग्नीशियम में किससे मैच कर रहे थे, बेरिलियम से। और इस तरह उसने 56 के 56 एलिमेंट को अरेंज कर दिया, ठीक है। किस आधार पर कि हर एक 8वां एलिमेंट किससे रिसेंबल कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी में, पहले एलिमेंट से रिसेंबल कर रहा है। तो इस तरह जो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव बना वो क्या बना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मतलब न्यूलैंड के लॉ के अकॉर्डिंग जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखा जाएगा तो प्रत्येक 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज में बिल्कुल सिमिलर होगा। किससे मैच करेगा वो अपनी प्रॉपर्टीज में, बिल्कुल पहले एलिमेंट से, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमारी म्यूजिकल नोट्स होती है, मतलब संगीत के साथ सुर होते हैं। आपने सारे गामा पाधा निसा सुना होगा बेटा। जो सारे गामा पाधा निसा है उसमें स पहले भी आता है और 8वें स्थान पर भी आता है, ठीक है। मतलब जो हर एक 8वां नोट है वो पहले से क्या करेगा, रिसेंबल करेगा। थस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब इसने क्या कहा, न्यूलैंड ने एक नई बात तो ये कही कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट जब हम लेफ्ट टू राइट अरेंज करेंगे तो प्रत्येक 8वां एलिमेंट पहले से, 9वां एलिमेंट दूसरे से, 10वां एलिमेंट तीसरे से मैच करेगा। उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 8 एलिमेंट। उसने कहा 8 एलिमेंट के बाद जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट कर जाती है। अब साइंटिस्टों ने पूछा भी ऐसा क्यों हो रहा है,
प्रत्येक 7 एलिमेंटों के बाद जो 8वां एलिमेंट है वो पहले से मैच क्यों कर रहा है, तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। और एक बात और बता दो बेटा, उसने अरेंज तो सबको कर दिया, अरेंज तो उसने सबको कर दिया, लेकिन जो ये था ना, ये बात थी कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट पहले से मैच करेगा और 9वां एलिमेंट दूसरे से मैच करेगा, ये केवल कुछ ही एलिमेंट तक ठीक थी। उसके बाद धीरे धीरे जो ये था ना रिसेम्बलेंस का सिलसिला, ये गलत हो गया। जैसे कॉपर और लेड प्रॉपर्टी में मैच नहीं करते फिर भी रखे गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारी लिमिटेशन थी बच्चे, बहुत सारी क्या थी इसकी लिमिटेशंस भी थी। तो आप ये जो टेबल देख रहे हो ना, ये मत सोच लेना कि न्यूलैंड लॉ की ये जो ऑक्टेव की टेबल है ये पूरी दे रखी है, खुद समझदारों के 56 एलिमेंट है इसमें, नहीं। लेकिन इस टेबल का जितना भी हिस्सा दे रखा है उसमें ये बता रखा है कि कुछ एलिमेंट तो बिल्कुल न्यूलैंड के लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन बाकी एलिमेंट उसने धक्के से अरेंज कर दिए हैं। चलिए पढ़ते हैं। इन टेबल 5.2 आफ्टर लिथियम, देखो लिथियम के बाद कहते हैं जो 8th एलिमेंट है सोडियम, और सोडियम के बाद 8वां एलिमेंट कौन सा है, पोटाशियम। तो सोडियम के गुण किससे मैच कर जाएंगे, लिथियम से। पोटाशियम में किससे कर जाएंगे, सोडियम से। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव द प्रॉपर्टी ऑफ द 8th एलिमेंट शुड रिसेंबल द फर्स्ट। और ऐसा हुआ, कुछ एलिमेंट तक तो ऐसा हुआ। इट हैज एक्चुअली बीन फाउंड दैट, और ये पाया गया। अब देखो उसने क्या रखा, लिथियम सोडियम पोटाशियम को एक ही कॉलम में रखा, तो ये एक्चुअली पाया भी गया कि जो लिथियम था वो सोडियम से मैच कर रहा था या सोडियम लिथियम से मैच कर रहा था, और पोटाशियम भी सोडियम से या सोडियम पोटाशियम से मैच कर रहा था। मतलब लिथियम सोडियम पोटाशियम प्रॉपर्टीज में समान थे, तो उसका ये जो लॉ था वहां पे ठीक बैठ रहा था। सो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पोटाशियम शुड हैव सिमिलर प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ सोडियम। इट हैज एक्चुअली बीन फाउंड टू बी सो, ऐसा पाया भी गया। इन फैक्ट ऑल द 3 एलिमेंट लिथियम सोडियम पोटाशियम हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह बच्चे बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम देखा गया। बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम में भी सेम प्रॉपर्टीज पाई गई, ठीक है। और इसी तरह बच्चे जब देखा गया इफ वी कंसीडर द फ्लोरीन एज द फर्स्ट एलिमेंट देन द 8th एलिमेंट क्लोरीन शुड हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फ्लोरीन। अब बेटा इसके अंदर देखा फ्लोरीन और क्लोरीन के गुण बिल्कुल मैच कर रहे हैं। अगेन इट हैज बीन फाउंड दैट क्लोरीन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी की आपस में मैच कर रही है, बट जो ये मैच करने वाला सिलसिला था ना कि हर एक 8वां एलिमेंट पहले से मैच करेगा, कहते हैं बट दिस रेगुलरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट फिनिशेज आफ्टर कैल्शियम। मतलब सिर्फ ये बात कहाँ तक लागू हुई, कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद अगर मैं बात करूँ क्रोमियम की, तो वो गुणों में मैच नहीं कर रहा था, ना तो उसकी प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम जैसी थी ना बोरोन जैसी थी। तो आपने देखा क्या लिखा है, बट दिस रेगुलरिटी इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फिनिशेज आफ्टर कैल्शियम एंड इज नॉट एप्लीकेबल टू द एलिमेंट ऑफ द हायर एटॉमिक मास। ठीक है, यानी कि जो उसका लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो केवल कैल्शियम तक ही फिट बैठा, उसके बाद तो बच्चे उसका बस उसने धक्के से अरेंज कर रखे थे एलिमेंट। इट वाज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट, और देखो सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी मूर्खता क्या करी न्यूलैंड ने, उसने कहा कि भाई मैं 56 एलिमेंटों को अरेंज कर रहा हूँ और इस दुनिया में कितने एलिमेंट पाए जाएंगे, 56 ही एलिमेंट है और तो आगे कोई पाया ही नहीं जाएगा। कितने घमंड की बात कह दी बेटा उसने कहा कि 56 ही एलिमेंट एग्जिस्ट करते नेचर में और इससे अलावा कोई और एलिमेंट फ्यूचर में फर्दर डिस्कवर्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही बच्चे कुछ नए एलिमेंट पाए गए तो नेचुरल सी बात है, एक तो वो झूठा बन गया, गलत सिद्ध हो गया, साथ साथ जो नए एलिमेंट पाए गए उसको इसकी टेबल में या इसके लॉ ऑफ ऑक्टेव में स्थान नहीं मिल पाया। लिख रखा है ना, दे कुड नॉट बी गिवन प्रॉपर प्लेस इन ऑक्टेव स्ट्रक्चर बिकॉज दे डिड नॉट ओबे ऑक्टेव रूल। ना तो वो इसके न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को मान रहे थे और ना ही फिट उसके, और अगर उनको फिट करना था टेबल में तो न्यूलैंड ने, देखो लिखा है न्यूलैंड नॉट ओनली एडजस्टेड 2 एलिमेंट इन द सेम। अब उन्हीं एलिमेंटों को इसमें जगह दिलाने के लिए न्यूलैंड ने क्या करा, जो जिस कॉलम में, जिस डब्बे में, जिस बॉक्स में एक एलिमेंट पड़ा था उसने वो जो नए पाए जाने वाला एलिमेंट था वो भी वहीं पर फिट कर दिया। उसके बाद लिख रखा है ना, बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक, और इसी चक्कर में क्या हुआ, उसने 2-2 एलिमेंट तो रखे सेम स्लॉट में, और कई बार तो ऐसा हो गया कि सेम स्लॉट में जो 2 एलिमेंट रखे उनके गुण भी मैच नहीं कर रहे थे। मतलब कोबाल्ट और निकल का आपस में कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसने सेम स्लॉट दे दिया। फॉर एग्जाम्पल इन टेबल 5.2 कोबाल्ट एंड निकल उनको सेम स्लॉट दिया गया है एंड आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम। फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन
फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन वाले कॉलम में इन दोनों को रखा गया है। पहली बात तो इनके गुण आपस में मैच नहीं करते, कोबाल्ट और निकल के, ऊपर से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से मैच नहीं करते। बताओ फिर उनके कॉलम में क्यों रख दिया गया जब मैच ही नहीं करती प्रॉपर्टीज। तो लिख रखा है ना, कहते हैं सेम सोल्यूटेंट प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी। इसी तरह क्या पाया गया बेटा, कॉपर, और कॉपर को कहते रखा गया उसी कॉलम में जहां पर क्या पड़ा था हमारा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, जबकि कॉपर की बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। देखो जरा कॉपर को कहाँ रखा गया है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वाले ही कॉलम में रुबिडियम और कॉपर को रखा गया है, जबकि कॉपर और रुबिडियम दोनों के गुण किससे मैच नहीं करते, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम से मैच ही नहीं करते। ऑन द सेम लाइन, और इसी तरह बच्चे बहुत सारे और एलिमेंट भी थे जैसे कि सीरियम और लेंथेनम था। ठीक है, कहते इनको यटीरियम के बाद सेम कॉलम में रखा गया था, जबकि बेटा ऐसा उनमें कोई भी कनेक्शन नहीं था, कोई भी सिमिलरिटी नहीं थी। इस तरह आपने देखा जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था वर्कड वेल, वो सही था लेकिन सिर्फ कैल्शियम तक, उन एलिमेंटों के लिए सही था जिनका एटॉमिक मास कम था, यानी कि लाइटर एलिमेंट्स के लिए। और जो न्यूलैंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट थी वाज हाउएवर एबल टू कंक्लूड दैट देयर इज सम सिमिलरिटी। हाँ, कुछ हद तक तो बता पाई न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, कुछ हद तक तो बता पाया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में और उनके एटॉमिक मास में कुछ ना कुछ समानता होती है। कुछ एलिमेंटों को अरेंज भी करा उसने बेचारे ने, लेकिन बेटा आपको पता है विदाउट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कुछ भी नहीं होता। तो ना तो वो दुनिया को ये बता पाया कि भाई क्या होगा, हर एक 8वें जो 7 एलिमेंट है, प्रत्येक 7 एलिमेंटों के बाद जो 8वां एलिमेंट है वो पहले से मैच क्यों करता है। ऊपर से बच्चे उसने बहुत गलत बात कह दी, उसने कह दिया दुनिया में तो 56 ही एलिमेंट है, उसके बाद तो और एलिमेंट डिस्कवर्ड ही नहीं होंगे। ये तो गलत चीज है ना। और भी उन्होंने गलतियां करी, उसने 2-2 एलिमेंट सेम स्लॉट में रख दिए, और उसकी जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग जो टेबल बनी जिसमें पाया गया कई कुछ कॉलम में तो ऐसा था कि प्रॉपर्टीज मैच भी नहीं कर रही थी, जबकि उनको फिर भी इकट्ठा रख दिया गया। और कई बार ये देखा गया 2 एलिमेंटों की प्रॉपर्टी मैच कर रही है फिर भी अलग अलग कॉलम में पड़े हैं। तो ये तो गलत चीज है ना बेटा। तो यही इसकी लिमिटेशन बनी। अगर आपको यकीन नहीं आता बेटा तो चलो मैं अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाता हूँ आपको एक, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की क्या लिमिटेशंस थी। मैंने बताई आपको कुछ लिमिटेशंस। तो देखिए बेटा, पहली लिमिटेशन कहते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, मतलब सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। ठीक है, आफ्टर कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद देखा गया प्रत्येक जो 8वां एलिमेंट था ना वो उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। ठीक है, क्लियर है बच्चे, एज डेट ऑफ द फर्स्ट। जैसे कि बच्चे कॉपर का एग्जांपल ले सकते हो, पोटाशियम के बाद क्या रखा गया है, कॉपर रखा गया है। ठीक है, तो पोटाशियम से कॉपर की कोई प्रॉपर्टीज मैच भी नहीं होती। ठीक है बच्चे। दूसरा कहते हैं न्यूलैंड प्लेस 2 एलिमेंट इन 1 स्लॉट, जैसे कि कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह रखा गया, जबकि कोबाल्ट और निकल, पहली बात तो बेटा एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट नहीं रखने चाहिए थे, ऊपर से रख दिए तो कोई बात नहीं, कम से कम निकल कोबाल्ट को एक कॉलम में तो एक ही स्लॉट में तो रख दिया, उसके गुण बाकियों से तो मैच करने चाहिए थे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से तो उनके गुण मैच ही नहीं कर रहे थे। तो आपने देखा कोबाल्ट, निकल को क्लोरीन वाले स्थान, क्लोरीन वाले कॉलम में रखा गया, फ्लोरीन क्लोरीन वाले में, जबकि वो फ्लोरीन क्लोरीन से प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट था। इसी तरह बच्चे सीरियम और लेंथेनम भी एक ही स्लॉट में रखे गए यटीरियम के बाद, जबकि यटीरियम से उनका कोई लेना देना था ही नहीं। एक और घमंड की बात कही जो बच्चे मैंने बताई, न्यूलैंड ने कहा कि 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और उसके बाद अब जितने ज्ञात है ना, उसने क्या कहा, अब जितने ज्ञात है ना उसके बाद तो और कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं फ्यूचर में। लेकिन जब और नए एलिमेंट मिलने स्टार्ट हो गए तो नेचुरल सी बात है उनको वो अपने ऑक्टेव्स के जो ऑर्डर था या जो टेबल थी उसमें स्थान नहीं दे पाया। और उसके बाद जब नोबल गैसों का पता चला, असल में बेटा जब 1866 में न्यूलैंड ने अपना ला दिया ना, तो नोबल गैस समझते हो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन। ठीक है, जब न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव का ला दिया तो उस वक्त ये गैसें ज्ञात ही नहीं थी, और जब नोबल गैसों के बारे में पता चला
तो और उनको फिर इस अरेंजमेंट में रखा जाने लगा, तो ये सारी अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गई। लिखा है ना, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस एलिमेंट एंड देयर इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब है अंदर स्थित करना, अंदर ले लेना उसको टेबल के, कहते हैं। और उनका इंक्लूजन टेबल में, उससे क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, सारी की सारी अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गई, और जो कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ ऑक्टेव वो तो भाई उड़ गया। समझ में आई बेटा बात। उसके बाद बच्चे हमारे पास 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन और है, वो भी अभी करवा देता हूँ, साथ साथ ही करवा दूंगा बेटा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। अब ये जो 2 क्वेश्चन है बेटा जो रह गए हैं, ये कल वाले आर्टिकल पर डिपेंड करते हैं। कहते क्या डोबनियर का ट्रेड न्यूलैंड ऑक्टेव्स में पाया जाता है? खुद समझदार हो। लिथियम सोडियम पोटाशियम डोबनियर का एक ट्रेड था, पाया जा रहा है। देखो लिथियम सोडियम पोटाशियम पाया जा रहा है भाई, ठीक है। इसके अलावा और भी होंगे, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। चलो यहाँ पर कैल्शियम पे तो नजर आ रहा है, स्ट्रोंशियम भी नजर आ रहा है, लेकिन बैरियम नजर नहीं आ रही, तो बेरिलियम है बेटा, बैरियम। उसके अलावा सल्फर वाला भी देखना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, सल्फर सिलीनियम टुलीरियम, सल्फर सिलीनियम और टुलीरियम कहीं नीचे होगा, वो दिखा नहीं रखा। तो मैं आपको देखो फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन आगे दे रखा होगा। तो कहते क्या जो डोबनियर के ट्रेड थे वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में या न्यूलैंड ऑक्टेव में पाए जा रहे थे? बिल्कुल, कहते हैं इट इज क्लियर डेट, ठीक है। जैसे कि लिथियम सोडियम पोटाशियम वाला ले लो, कहते हैं हाँ डोबनियर के कुछ ट्रेड न्यूलैंड ऑक्टेव में पाए जा रहे थे, जैसे कि लिथियम सोडियम पोटाशियम वाला। ये डोबनियर का ट्रेड ऐसा था जो साफ साफ देखा जा सकता है न्यूलैंड ऑक्टेव के अंदर, ठीक है बेटा। तो बस आपको उसका एग्जाम्पल दे देना है। और आपको पता है डोबनियर ने तो ये कहा था कि मेरे ट्राइड में जो पहला और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास है ना, उसका एवरेज कर दो तो बीच वाले एटम का एटॉमिक मास मिल जाएगा। उसके बाद अगला, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डोबर्नियर क्लासिफिकेशन? कहते हैं डोबर्नियर क्लासिफिकेशन की क्या लिमिटेशन थी, मतलब जो कल मैंने करवाया था उसकी क्या लिमिटेशन थी। कहते द कॉन्सेप्ट ऑफ डोबर्नियर क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड कुड नॉट बी सक्सेसफुल एज ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ, आपको मैंने बताया था ना कि 30 एलिमेंट तो थे, 30 में से 35 में से वो केवल किसको अरेंज कर पाया था डोबर्नियर अपने ट्राइड्स के रूप में, केवल 12 एलिमेंट को। तो यही लिमिटेशन बनी। कहते द कॉन्सेप्ट ऑफ डोबर्नियर क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड कुड नॉट बी सक्सेसफुल एज, कहते इतना अच्छा मेथड क्यों नहीं माना गया क्लासिफिकेशन का, क्योंकि कहते हैं बहुत ही कम एलिमेंटों को ट्राइड के रूप में रखा जा सका। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइड वाज नॉट फाउंड टू बी एप्लीकेबल फॉर अदर ग्रुप ऑफ ट्राइड, जैसे कि जिंक कैडमियम मरकरी को रख तो दिया उसने, लेकिन उसमें उन तीनों में इस प्रकार का कोई संबंध नहीं था। अब डोबर्नियर ने तो भाई आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ को भी इकट्ठा रख दिया था, लेकिन इस तरह नहीं था कि आर्सेनिक और बिस्मथ का एटॉमिक मास जोड़कर उसका एवरेज करोगे तो एंटीमनी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब धक्के से तो भाई बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम कर दिए, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ ही एलिमेंटों पर एप्लीकेबल था, बाकी एलिमेंट पर वो क्या होता जा रहा था, फेल होता जा रहा था। तो बेटा आज मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। कल बेटा हम स्टार्ट करेंगे क्या, मेंडली पीरियोडिक टेबल, लेकिन उससे पहले ये 8 क्वेश्चन है ना। तो बेटा ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और ना ही एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हैं और ना ही एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, लेकिन बेटा ये वीडियो में नजर आ रहे हैं आपको। तो प्लीज एक बारी इन क्वेश्चनों को आज आपने करके देखना है, इनका आंसर लिखना है कॉपियों पे, ठीक है। थोड़ा बहुत हिंट भी दे रखे हैं नीचे। थैंक यू।